हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे अक्टूबर 2022 की क्रोनोलॉजी को, यानी कि सितंबर के करंट अफेयर्स को आज हम कवर करेंगे। तो ये मैगजीन जो है मार्केट में आ चुकी है, आप सभी लोगों को खरीद लेनी चाहिए। जिन लोगों के पास नहीं है, मैं उसको कल तक जो है पूरा कोशिश करूँगी कि मैं इसको अपलोड कर दूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ जा करके इसको देख सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, इसीलिए आपकी प्रॉब्लम है, मुझे पता है। तो अगर हो सकता है तो आप खरीद लीजिए, वरना मैं कल तक तो इसको हर हाल में अपलोड कर ही दूँगी, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। लेकिन ये हर बार नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स है, इसीलिए मैं इसको जल्दी अपलोड करना चाह रही हूँ। बाकी आपको इसको ख़रीदना ही है, क्योंकि बेस्ट मैगज़ीन है आपके हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आपको करंट अफेयर्स के लिए तो इससे अच्छी मैगज़ीन नहीं मिलने वाली, तो इसलिए आप इसको ज़रूर से परचेज़ करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी मैगज़ीन को। तो देखिए, सबसे पहले कवर पेज देखते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारे फर्स्ट सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनका नाम था बिपिन रावत। उनके बाद में आप जानते हैं कि वो नहीं रहे हैं अब हमारे बीच। तो अभी सेकंड जो सीडीएस बने हैं, वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, उनको बनाया गया है। तो ये उनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं कवर पेज पे। फिर देखिए, यूएस ओपन अभी स्टार्ट हुआ है। यूएस ओपन में पढ़ेंगे हम किसने क्या कौन कौन सा मेंस में किसने जीता, वुमेन में किसने जीता। तो मैंने आपको बताया था टेनिस के अंदर 4 ही कप होते हैं जो काफ़ी मेन होते हैं, जैसे विंबलडन है, यूएस ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है। ठीक है, तो ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आज एक कप और पढ़ेंगे जिसको लेवर्स कप कहते हैं, लेवर कप। ये भी टेनिस से संबंधित है और इसको 2017 में ही इंस्टीट्यूट किया गया था। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर देखिए, यहाँ आपको एक काफ़ी बेहतरीन पुरानी अभिनेत्री दिखेंगे जिनका नाम है आशा पारिक। इनको 52nd 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है 2020 का, ध्यान से पढ़िएगा, 2020 का, 2021-22 चल रहा है, लेकिन 2020 का और 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से जो है इनको प्रेसिडेंट ने अवॉर्डेड किया है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए, यहाँ पर एशिया कप के बारे में आप देख रहे हैं। तो एशिया कप अभी श्रीलंका ने जीता है। तो एशिया कप 2022 किसने जीता है? श्रीलंका ने इसको जीता है। किसको हरा करके जीता है? पाकिस्तान को हरा करके जीता है। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जापान और भारत के बीच में 2+2 स्तर की मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। उसके अलावा जो कूनो नेशनल पार्क था, उसके अंदर नामीबिया से जो चीते लाए गए थे, वो अभी वहाँ पर जो है इंस्टॉल किए गए हैं, उनको हम देखेंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी अगर आप डिफेंस में देखें तो एक तारागिरी नाम का जो स्टेल्थ फ्रिगेट है, उसको लॉन्च किया गया है। तो काफ़ी सारी खबरें हैं जो हमको पढ़नी है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल से, जो कि है नेशनल अवार्ड्स को लेकर के। तो देखिए, राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार हैं, उनको अभी राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है, यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। और इसी के अंदर दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। तो देखिए, दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार 1969 के अंदर जो है पहली बार इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो है एक हमारे भारतीय फिल्मकार है, बहुत ही महान फिल्मकार रहे हैं, जिनका नाम है धुंधराज गोविंद फाल्के। इन्होंने हमारी पहली फिल्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक रंगीन फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र, ये मूवी इन्होंने 1913 के अंदर बनाई थी। और उसके अलावा इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी कार्य किया था, तो इसीलिए इनके नाम पर ये अवार्ड 1969 में इंस्टीट्यूट किया गया। और ये पुरस्कार कौन देते हैं? तो राष्ट्रपति देते हैं। और अभी वाला पुरस्कार कौन सा है? तो 52वां पुरस्कार है 2020 का। तो 2019 में किसको मिला था? तो 2019 में रजनीकांत जो हैं, साउथ के जो सुपरस्टार हैं, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो आप देखिए यहाँ पर, अच्छा एक काम और कीजिएगा आप, एक लिस्ट है जिसमें कि 52 पूरे अवार्ड्स दिए गए हैं, उसको एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इस तरीके से पूछ ले कि निम्न में से किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है, तो फिर आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप एक बार थोड़ी लिस्ट देख लीजिएगा। और रिसेंटली जैसे कि 2015 वाले से स्टार्ट करके और 2022 तक के देख लेना एक बार, ताकि क्योंकि वहीं से उठाएंगे ये लोग क्वेश्चन। तो ये लिस्ट आपको देखनी है। फिर देखिए, यहाँ पर जो नेशनल फिल्म पुरस्कार हैं वो भी प्रदान किए गए हैं। तो सबसे जो श्रेष्ठ फिल्म है वो किसको उस फिल्म को चुना गया है? तो देखिए, तमिल फिल्म है, सुराराई पोट्रू नाम की फिल्म है, तो उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। और जो तान्हाजी फिल्म है, ये तो अपने को पता ही है, इसको संपूर्ण मनोरंजन के क्षेत्र में लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड मिला है। तो 2 फिल्में याद रखनी है। तमिल फिल्म को श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, श्रेष्ठ फीचर फिल्म, नाम क्या है इसका? सुराराई पोट्रू। और जो तान्हाजी है, उसको मनोरंजन के क्षेत्र में लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड दिया गया है। फिर देखिए, अजय देवगन और जो सूर्या है, इन्होंने इसमें काम किया है। ये जो फिल्म थी सुराराई जो फिल्म है, तो इन दोनों को जो है बेस्ट एक्टर्स के लिए अवार्ड मिला है। फिर देखिए, अपर्णा बाल मुरली जो है, इनको फिल्म जो सुराराई है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। सचिदानंद KR को मलयालम फिल्म के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो ये नाम तो आपको याद कर ही लेने चाहिए, क्योंकि हो सकता है इन पे क्वेश्चन जो है वो बन जाए।
फिर देखिए मराठी फिल्म है सुमी, इसको बाल फिल्म के क्षेत्र में, बाल फिल्म जो होती है उसकी कैटेगरी के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। मनोज मुंतशिर, उनके तो गाने आपने बहुत सुने हैं, आपको पता ही है उनके बारे में। तो उनकी जो साइना मूवी है उसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ गीत है उनके द्वारा जो लिखा गया है उसको सर्वश्रेष्ठ गीत की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। और उसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो ये तो खैर इतने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं नहीं लास्ट वाले, कि राहुल देशपांडे को मराठी फिल्म मी मसंत राव के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायिका यानी कि जो वेस्टर्न वो बोल होते हैं उसके लिए इसको इनको अवार्ड मिला है। और फिर है जो ये है नन चंबा, ये जो है इनको मलयालम फिल्म ए के अयप्पम कोशियम के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का जो है अवार्ड मिला है। तो पार्श्व गायक में राहुल देशपांडे और नन चंबा जो है इन दोनों को अवार्ड मिला है। कन्नड़ फिल्म ताले दंडा जो है इनको पर्यावरण की जो कैटेगरी होती है उसके अंदर अवार्ड मिला है। और बंगाली फिल्म जो है उसको अभियांत्रिकी यानी टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो सर्वश्रेष्ठ छायांकन अभियांत्रिकी जो इसकी मूवी है उसके लिए जो है सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया है। तो ये कुछ अवार्ड्स थे, नेशनल अवार्ड्स थे। आशा पारिक वाला आपको ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ मूवी वाला ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर का नाम ध्यान रखिएगा और जो एक्टर्स तो ध्यान रह ही जाएंगे आपको। और फिर देखिए पर्यावरण वाला आप जितना अगर याद रख सकें तो पर्यावरण वाला भी आप ध्यान रख लीजिएगा। देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि सब चीज़ें रट लो, वो पॉसिबल है नहीं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि मैक्सिमम चीज़ें आप उसमें से याद रखो और जो कुछ एक लेस इंपॉर्टेंट आपको नहीं याद हो रही है उसको आप छोड़ दो। जब आपके पास ऑप्शन आएगा तो आप ऑप्शन में से एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि भाई ये तो हमारा पड़ा हुआ है, इसको तो इसमें नहीं अवार्ड मिला है, फिर आप गेस जो है उसमें इजीली कर सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निक होती है पढ़ने की। फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं मासिक घटनाओं के सार संग्रह पर। तो देखिए सबसे पहला ये हमने पढ़ ही लिया है अनिल चौहान जी के बारे में, इसको नहीं पढ़ेंगे। फिर देखिए कि हमारे देश में तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसको स्टार्ट किया गया है। तो आपको पता है कि वंदे भारत ट्रेन्स बनाने का कार्य हमारे देश में जो है वो स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि 2 ट्रेन्स ऑलरेडी चल रही हैं। कौन कौन सी ट्रेन है भाई? तो पहली जो ट्रेन है वो आपकी दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक के लिए थी, और जो दूसरी ट्रेन है वो दिल्ली से लेकर के कटरा तक के लिए थी। और अभी तीसरी ट्रेन को लॉन्च किया है जो कि आपके गांधीनगर कैपिटल से लेकर के आपको लेके जाएगी मुंबई सेंट्रल तक। तो गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल के लिए तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसको स्टार्ट किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये एक तरीके से सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, और इसके अंदर जो सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम जो होता है उसको यूज़ किया जाता है, मतलब जो इसका ईंधन है वो सेल्फ प्रोपेल्ड होता है। अगर उसका मैं और आपको टेक्नोलॉजी का नाम बताऊं तो वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई आपको, और हाँ एक चीज़ और है, इसमें जो पैसेंजर्स होते हैं उनको काफ़ी सारी सुविधाएं भी होती है, जैसे कि वाईफाई की सुविधा है, तो इस प्रकार की सुविधाएं भी उसको दी जाती है। और आप देखिएगा यूट्यूब पर कई लोग इसमें यात्रा कर चुके हैं तो अपने अनुभव भी जो है वो शेयर करते हैं। अब देखिए इसकी स्पीड भी बहुत काफ़ी हाई होती है, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है इस ट्रेन की है। तो ये तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, इसका ध्यान रखिएगा, गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल के लिए इसको बनाया गया है। फिर देखिए हमारे यहाँ पर वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल ब्राउनफील्ड पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। तो पोर्ट आप जानते ही हैं जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पर, तो ये ब्राउनफील्ड है। ब्राउनफील्ड एक तो देखिए, एक तो होता है ग्रीनफील्ड, एक होता है ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड का मतलब जहाँ पर कि शुरू से कुछ भी नहीं था और उसको डेवलप किया गया है। ब्राउनफील्ड का मतलब कि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ कंस्ट्रक्शन था और उसको और ज़्यादा सुधारा गया है, तो वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो हमारा जो वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल हमारे भारत में जो बना है वो भावनगर गुजरात में बना है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन होता है ना, उसका कोई भी जवाब नहीं होता। अगर आपको आता है तो आप उसको करके आइए, नहीं आता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, अन्यथा वो गलत होने की संभावना पूरी रहती है। तो आप ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको सीधा याद रखिएगा कि भाई ये टर्मिनल कहाँ बना है, ये स्मोक टावर कहाँ बना है, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। फिर देखिए वीपो कई बार हम पढ़ते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वीपो। इसने इस बार की रैंकिंग निकाली है कि भाई पूरे विश्व में नवाचार के अंदर यानी कि इनोवेशन के अंदर कौन सा देश सबसे आगे है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि हर बार स्विट्ज़रलैंड आगे रहता है, तो 10-12 साल से तो उसी का नाम पढ़ रहे हैं हम, इस बार भी स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट नंबर पर है। तो भाई हमारे भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए भारत का स्थान इस बार 40th है, 40वां स्थान भारत का है। ये आपको याद रखना है कि भारत का स्थान 40वां है और फर्स्ट पे कौन है? तो स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, फिर देखिए कि एक हमारे बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, जिनका नाम है सुनील छेत्री। इनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ी गलती है, ये जानना चाहिए हमें। तो फुटबॉल के ये खिलाड़ी हैं, सिकंदराबाद में इनका जन्म हुआ था, और ये जो है आपकी ये है आपके इंडियन सुपर लीग क्लब बेंगलुरु, उसके लिए ये खेलते हैं। और अगर मैं आपको और अच्छी बात बताऊं तो गोल्स के अंदर जो जितने गोल किए हैं इन्होंने, इनकी 3rd रैंक आती है।
किनके बाद में? लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद में। तो आप समझ रहे हैं कि कितने बड़े खिलाड़ी जो हैं वो हमारे देश में हैं। तो अब ये देखिए कि इनके ऊपर जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये, और इनके ऊपर सक्रिय पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में मान्यता देते हुए फीफा जो है, फीफा क्या है? जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल फेडरेशन जो है, फुटबॉल फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड जो है, उसने एक कैप्टन फैंटास्टिक करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है सुनील छेत्री के ऊपर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हमारे खिलाड़ी को इतना बड़ा सम्मान जो है वो दिया गया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, एक तो कैप्टन फैंटास्टिक इनको कहा गया है, और इनके ऊपर जो है एक डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा बनाई गई है? फीफा के द्वारा बनाई गई है। तो इनके बारे में आप देख लेंगे। सिकंदराबाद में इनका जन्म हुआ था। इंडियन सुपर लीग क्लब फॉर बेंगलुरु के लिए खेलते हैं, और जो गोल करने वाले खिलाड़ी है उसमें थर्ड जो है सक्रिय खिलाड़ी ये माने जाते हैं। फिर देखिए आप, केंद्र सरकार ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और देखिए ये जो व्यक्ति हैं इनको भी जो है अटॉर्नी जनरल बनाया है। तो आर वेंकटरमणी जो है, इनको नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर आपको बताऊं, तो हमारे देश का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 76 के तहत कहा गया है कि भाई एक ऐसा पद सृजित किया जाएगा जो एक लॉ ऑफिसर होगा, विधिक एक अधिकारी होगा, जो कि सरकार के द्वारा, सरकार के जितने भी केसेस होंगे, गवर्नमेंट के जो भी केसेस होंगे, वो जो है वो जो फाइट करेगा, यानी सरकारी वकील है ये। तो सरकार के जितने भी केसेस होते हैं वो अटॉर्नी जनरल के द्वारा फाइट किए जाते हैं, और आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है। इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके जितने भी रिम्यूनरेशंस है, जितनी भी सैलरी वगैरह है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। और ये भी लिखा गया है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही जो है अपने पद पर बने रहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि भाई जैसी नई सरकार आती है तो अपना वकील नया नियुक्त करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है अटॉर्नी जनरल के बारे में। और ये जो आर वेंकटरमणी हैं, इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक पोएट भी हैं, एक ऑथर भी हैं। तो काफ़ी मतलब एक मल्टीटास्किंग, और इनकी इमेज काफ़ी अच्छी है। एक ट्रू ज्यूरिस्ट जो होता है ना, सच्चा न्यायिक अधिकारी तरीके से, उस तरीके से इनकी इमेज है। तो नाम ध्यान रखिएगा, आर वेंकटरमणी जो है, इनको अटॉर्नी जनरल जो है वो भी बनाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, स्टार लगा सकते हैं आप। फिर देखिए कि डीआरडीओ जो है उसने अभी अब एक प्रशिक्षण किया है, यानी कि एक टेस्ट फायर करके देखा है, और वो जो इनका हथियार है उसका नाम है वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी, डोंट वरी। किसी ने मुझे कहा था कि आप इमेजेस ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई कीजिए, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इमेजेस भी दिखेंगे। आप बीच में छोड़ देते हैं, मैंने देखा है हर बार वॉच मिनट 4 से 5 मिनट, पता नहीं क्या चाहते हैं आप लोग, समझ में नहीं आता मुझे कि इतना कम क्यों देखते हैं। या तो आप देखिए मत, या आप पूरा देखिए उसको, ताकि आपको नॉलेज मिले उससे, ठीक है। कई सारी चीज़ें होती है जो बीच में बताई जाती है, कई सारी चीज़ें होती है जो एकदम एंड में बताई जाती हैं, तो उनको आपको देखना है तो आपको पूरा वीडियो, प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। अब इससे देखिए क्या होगा, यहाँ नाम पढ़िए वेरी शॉर्ट रेंज, यानी कि जितने भी ये हेलीकॉप्टर्स होते हैं और जो सुखोई के विमान होते हैं जो कि शॉर्ट रेंजेस में ट्रैवल करते हैं, तो उनको जो है एक व्यक्ति के द्वारा, यानी कि मैन मेड जो पोर्टेबल डिवाइस होंगे उसके द्वारा भी जो है नष्ट किया जा सकता है। उसी को कहा गया है वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम, ठीक है। डिफेंस यानी कि खुद की सुरक्षा करना। तो ये ऐसा सिस्टम होगा, तो खुद भी जो है इसको लॉन्च करके, जो हमारे सैनिक होंगे खुद से लॉन्च करके जो है इन जो दुश्मन की जो हेलीकॉप्टर्स होंगे या विमान होंगे उनको नष्ट कर सकते हैं। इसकी फ़ोटो हम अभी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप फोटो देखिए, यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे आर वेंकटरमणी, ये हमारे नए अटॉर्नी जनरल हैं, और इनके बारे में देखिए क्या लिखा है। ये लॉयर भी हैं, स्कॉलर भी हैं, ऑथर भी हैं और पोएट भी हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से आउट ऑफ बॉक्स पिक बताया जा रहा है सरकार के द्वारा कि भाई जो कन्वेंशनल जो अब तक चुने जाते थे उनमें सबसे अलग हैं ये, और 72 ईयर्स की एज है इनकी, और ये नए अटॉर्नी जनरल हैं। फिर यहाँ पर आप ये देखिए, डीआरडीओ ने अपना मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया। तो देखिए ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है सोल्जर, इसने इसको जो है पिक किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VS शॉर्ट, और ये जो है इसका पूरा ओवरव्यू भी इन्होंने दे रखा है। मैनीपैड इनको कहा गया है कि एक मैन के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया जा सकता है। सारी टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक इमेज होती है तो आपको ध्यान रहेगा। फिर देखिए कि इटली के अंदर अभी चुनाव हुए हैं, और वहाँ पर जो है संभावित जो प्रधानमंत्री है वहाँ की, जिनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, तो ये संभावित प्रधानमंत्री के रूप में है, और ये बताना है आपको कि किस पार्टी से है। तो ऐसे जो है अतरंगी सवाल पूछ लेते हैं। अतरंगी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि करंट के नाम पर, जब रिसेंट को एग्जाम हो ना, तो करंट के नाम पे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि पूछ लिया जाए। तो याद रखिएगा, इनकी पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी। नाम देखिए जो है वो जॉर्जिया मेलोनी है, और पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, ठीक है।
फिर देखिए सऊदी अरेबिया जो है वहाँ पर अभी नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और वहाँ आप जानते हैं कि वहाँ हमारी तरह से डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो वहाँ राजशाही है। तो वहाँ के जो वो हैं प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनको वहाँ शाही आदेश यानी कि रॉयल जो ऑर्डर है उसके द्वारा प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो नाम से आपसे पता रहेगा आपको कि भाई मोहम्मद बिन सलमान कहाँ के हो सकते हैं, तो सऊदी अरेबिया के जो हैं वो नए प्रधानमंत्री उनको बनाया गया है। फिर देखिए कि हमारे यहाँ पर जो है भारतीय मूल के जो हैं वो हैं ब्रिटेन में भारतीय मूल की एक गृह सचिव हैं, होम सेक्रेटरी हैं। इनको महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन महिला का नाम आपको बताना है। इनका नाम है स्वेला ब्रेवरमैन। क्या नाम है? स्वेला ब्रेवरमैन। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ स्टार लगाया है। करंट के नाम पे इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लेंगे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से हाल ही में किसे नवाजा गया। अब हवा भी नहीं लगेगी किसे नवाजा गया। आप कितना ही न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, आप इसको नहीं पिक कर पाएंगे। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि ब्रिटेन से भारत की मूल की गृह सचिव हैं जिनका नाम है स्वेला ब्रेवरमैन, उनको ये नियुक्त किया गया है। और प्लीज़ अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं याद होते हैं या वन लाइनर चीज़ें आपको नहीं याद रहती हैं तो उसको अटेम्प्ट भी ना करें एग्जाम में, वरना वो आपको बैकफायर करेंगे और आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो उसमें मिलेगी। फिर देखिए ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि 52वां, ये याद रखिएगा 52वां है और 2020 का पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और ये जो है आपके आशा पारिक जो है उनको दिया गया है। और मैंने आपको बताया था कि लिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा कि किस किस को कौन कौन सा अवार्ड मिला, किस किस व्यक्ति को दादा साहब मिल चुका है अब तक। और यहाँ पर देखिए लिस्ट के अकॉर्डिंग 7 महिलाएं हैं जिनको अब तक दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। 7 वुमेन जो हैं उनको ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है। फिर देखिए भारत के किस पूर्व हॉकी कप्तान और ओलंपियन जो है उनको हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया। नाम याद रखिएगा, दिलीप तिर्की जो है उनको ये बनाया गया है। तो दिलीप तिर्की जो है उनको हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये पहले हॉकी के कप्तान भी रहे हैं, ओलंपियन भी रहे हैं, यानी ओलंपियन अवार्ड भी ये जीत चुके हैं। फिर देखिए कि हमारा जो अमेरिकन ओपन है वो अभी जो है अमेरिकन ओपन संपन्न हुआ है, 11 सितंबर को ही खत्म हुआ है ये। तो जो अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन एक ही चीज़ है, टेनिस का खेल है, टेनिस का कप है सॉरी। और इसके अंदर जो पुरुष एकल जो है मेन वर्ग जो है उसके अंदर कार्लोस अल्कराज गार्फिया, इन्होंने इसको जीता है। तो ये नया नाम है, आप जानते हैं हर बार हम नाम पढ़ते हैं राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, इनके नाम ही हम पढ़ते हैं। तो देखिए इस बार नाम अलग है, नाम है कार्लोस अल्कराज गार्फिया। तो ये पूछ भी लिया जाएगा कि किस देश से ये संबंधित है, तो स्पेन से संबंधित है। राफेल नडाल भी स्पेन के हैं और ये भी स्पेन से ही संबंधित है। तो इन्होंने जो है यूएस ओपन जीता है, तो नाम याद रखिएगा, इस बार पूछ सकते हैं यूएस ओपन पे क्वेश्चन। फिर देखिए जो भारत है उसने अपना एक विशेष एविएशन फ्यूल जो है लॉन्च किया है। नाम क्या है? एविगास 100 LL। क्या है? आपसे पूछ लेंगे एविगास 100 LL क्या है। तो ये जो है हमारा स्वदेश में विकसित जो विमानन फ्यूल है, जो एयरप्लेन में जो फ्यूल डालते हैं वो फ्यूल है ये। और ये क्या करेगा कि भाई जो इंजन होता है उसमें जो गैसोलीन परंपरागत रूप से हम यूज़ करते हैं उसको ये एक तरीके से आई थिंक रिप्लेस करेगा या उसको सब्सटीट्यूट करने का कार्य करेगा। इंजन जो है प्रोटेक्टेड रहे, कम फ्यूल खर्च हो, इसका ये उद्देश्य है। तो आप ध्यान रखिएगा कि विमानन फ्यूल है, एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल भरा जाता है ना वो है ये। क्या है? एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल भरा जाता है वो है नाम क्या है इसका? एविगास। फिर देखिए तो ये हमने पढ़ लिया है एविगास के बारे में। एविगास क्या है? विशेष विमानन ईंधन है जो कि आपके स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया गया है और ये एयरक्राफ्ट्स में फिलिंग के लिए काम आएगा। तो एविगास का नाम ध्यान रहे। फिर देखिए कि यहाँ पर है देश के सर्वोच्च जो न्यायालय हैं उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश है उनको नियुक्त किया है। इसको मैं आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाती हूँ। आपने सुना होगा कि फीफा ने जो है, फीफा के बारे में आपको पता ही होगा कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है जो हमारी, तो फीफा ने जो है हमारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया था। आपने अखबार में काफ़ी न्यूज़ पढ़ी होगी इसको। और उन्होंने कहा था कि भाई जो आपकी संस्था है ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है। अब ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन क्या है तो मैं पूरी चीज़ आपको यहाँ नहीं बताऊंगी कि आपके काम का है नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक PIL जो है फाइल हुआ था और उसमें कहा गया था कि भाई जो ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए जो है वो बना दी थी, COA बना दिया था। और इसी को लेकर के जो फीफा है उसने इसको बैन किया हमारी संस्था को कि भाई आपने जो है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इसमें चल रहा है और काम इसमें ठीक से नहीं हो रहा है। सेम वही चीज़ जो है यहाँ पर जो है आपके भारतीय ओलंपिक संघ जो है उसको ध्यान में रखते हुए भी इस चीज़ को बनाया गया है। कह रहे हैं कि भाई
जो हमारा भारतीय ओलंपिक संघ है, जो ओलंपिक के अंदर खेलों का ध्यान रखता है, IOA जो है, इसमें भी यही सेम प्रॉब्लम्स चल रही है कि भाई ये जो है आपके जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के जो नॉर्म्स है और जो हमारे भारत की जो स्पोर्ट्स के जो नॉर्म्स है उसको पालन नहीं कर रहा है। तो उसको पालना कैसे करवाई जाए, इसका नया निर्वाचक मंडल कैसे तैयार किया जाए, इसका नया जो चार्टर है वो कैसे बनाया जाए, उसको लेकर के उसका संविधान कैसे बनाया जाए, एक कमेटी नियुक्त की गई है जस्टिस L नागेश्वर राव के उनकी अध्यक्षता में जो है एक नई कमेटी को लॉन्च किया गया है। तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, नाम है इनका जस्टिस L नागेश्वर राव, और भारतीय ओलंपिक संघ IOA के जो संविधान और निर्वाचक मंडल है उसको तय करने के लिए इनको बनाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। फिर चलिए नेक्स्ट पे, शंघाई सहयोग संगठन SCO के बारे में आप जानते ही हैं, चाइना ने इसको बनाया है। इसके जितने भी अध्यक्ष हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कौन कौन इसके अध्यक्ष, कितने इसके मेंबर्स हैं वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। क्या भारत और पाकिस्तान इसका मेंबर है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो देखिए SCO जो है इसकी 22वीं बैठक होने वाली है। तो ये 22वीं बैठक जो है समरकंद उज़्बेकिस्तान में होगी, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ होगी? समरकंद उज़्बेकिस्तान में जो है इसकी मीटिंग लॉन्च की जाएगी। फिर देखिए आपके हमारी एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाज रही हैं, भारतीय महिला बल्लेबाज हैं, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का इन्होंने घोषणा की है। नाम है इनका झूलन गोस्वामी। आपको पता है मिताली राज जो हैं वो हमारी कप्तान रही हैं, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। दूसरे झूलन गोस्वामी काफ़ी रिनाउंड प्लेयर रही हैं, ये इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। फिर देखिए एक भारतीय लेखिका और कवयित्री हैं, इनको हरमन केस्टेन पुरस्कार जीता है इन्होंने, और ये पुरस्कार जर्मनी के द्वारा दिया जाता है। और इनका नाम क्या है? तो देखिए चेन्नई में जन्मी है, इनका नाम है मीना कंडसामी, ये इनका नाम है, और इनको जो है हरमन केस्टन पुरस्कार जो है वो मिला है। तो मैं इनकी अभी जो एक फ़ोटो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर देखिए एक सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित की खोज के लिए एक ब्रेक थ्रू पुरस्कार होता है। नाम क्या है? ब्रेक थ्रू पुरस्कार। ये एक तरीके से मैं आपको क्या बताऊँ, इसको नोबेल पुरस्कार की तरह ही माना जाता है साइंस के क्षेत्र में। और ये जो है एक डेनिश व्यक्ति जो हैं उनको मिला है, डेनियल स्पीलमैन को जो है ये अवार्ड दिया गया है। इन दोनों की फ़ोटो भी हम देखेंगे, डोंट वरी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये है एविगास, जो मैंने अभी आपको फ्यूल बताया था, एविगास 100 LL फ्यूल। तो ये हालांकि इतना अच्छा फोटो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट में फ्यूलिंग हो रही है इसकी। ये देखिए, ये आपको दिख जाएंगे डेनियल स्पीलमैन, और इनको ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है मैथमेटिक्स के लिए, इनको ब्रेक थ्रू पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये इनकी फ़ोटो है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये दिख जाएंगी, ये है आपकी मीना कंडसामी, और ये चेन्नई से हैं, और ये इंडियन ऑथर हैं, और इनको ये जो है पेन जर्मनी का जो हरमन पुरस्कार है वो दिया गया है। ये एंटी कास्टिस्ट जो मूवमेंट्स होते हैं उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे जो है पोएम्स, रचनाएं, कहानियाँ जो है वो लिखी हैं, इसलिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए कि मैंने एशिया कप तो आपको बता ही दिया था, एशिया कप पाकिस्तान को हरा करके श्रीलंका ने जीता है। फिर देखिए यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इनके बारे में बहुत सुना होगा, संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एक संस्था है, और इसमें नए हाई कमिश्नर जो है वो नियुक्त किए गए हैं। नाम क्या है उनका? वोल्कर टर्क उनका नाम है, नाम याद रखिएगा। नई नियुक्तियों के अंदर ये नाम आपको याद रखने हैं। वोल्कर टर्क जो है किस पोस्ट पे नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वो इनको नियुक्त किया गया है। फिर देखिए शतरंज के एक युवा खिलाड़ी हैं, उनका नाम है प्रणव आनंद, और इनको ग्रैंड मास्टर के रूप में बनाया गया है। मैं गलत बोल जाती हूँ। बेंगलुरु के एक युवा शतरंज खिलाड़ी है जिनको कि 76 ग्रैंड मास्टर जो है वो ये बने हैं। नाम क्या है उनका? प्रणव आनंद। काफ़ी बार हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, पिछली बार वाली क्रोनोलॉजी में भी हमने पढ़ा था। तो खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा, पूछ ले कि भाई प्रणव आनंद हाल ही में चर्चा में थे, किस खेल से इनका संबंध है? तो चेस से इनका संबंध है। फिर देखिए एवरी इन्फेंट मैटर्स NGO की एक संस्थापक है, जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के गोल्डन ग्लोब गोल्ड अवार्ड प्राप्त करने वाली 4 हस्तियों में शामिल है। इनका नाम बताना है आपको। इन्फेंट का मतलब आप समझते हैं, जो नया बच्चा होता है उसको इन्फेंट कहते हैं। तो इन्होंने एक संस्था बनाई है एवरी इन्फेंट मैटर, हर बच्चा जो है उसका महत्व है। तो ये NGO है, इसके सह संस्थापक है जिनको जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से इनको अवार्ड मिला है। इनका नाम है डॉक्टर राधिका बत्रा। फिर देखिए 8 सितंबर को हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, जो सीखने वाली जो जगह होती है ना उसको ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। फिर देखिए
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, इसको मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ क्योंकि आगे यह पुरस्कार और सम्मान में आएगा तो हम इसको वहाँ पढ़ लेंगे, क्योंकि भारत में अभी किसी व्यक्ति को ये पुरस्कार नहीं मिला है, तो हम आगे इसको पढ़ लेंगे। फिर देखिए लेवर कप जो है वो मैंने आपको बताया था। पहली चीज़ तो यही पता हो कि भाई ये कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल से संबंधित नहीं है, मुझे ये लगा था कि फुटबॉल से संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है और 2017 से ही इसको स्टार्ट किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, इसमें जो टीम होती है वो यूरोप वर्सेस वर्ल्ड होती है, यूरोप वर्सेस वर्ल्ड, यानी कि यूरोप के देश एक तरफ और पूरे विश्व के देश एक तरफ, ठीक है। तो टेनिस के अंदर ये 2017 से ही इसको स्टार्ट किया गया है और जब आपके यूएस ओपन ख़त्म हो जाता है तो उसके 2 सप्ताह बाद में ही इस लेवर कप को स्टार्ट किया जाता है। तो ये इसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी थी कि हमें ये पता होना चाहिए कि टीम यूरोप प्लस टीम वर्ल्ड, ठीक है, इसके टीम यूरोप वर्सेस टीम वर्ल्ड के उसमें इसको खेला जाता है। फिर देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसका नाम है आंगन 2022। पहले नाम बताऊं मैं आपको, आंगन 2022। ये आंगन 2022 क्या है? आंगन का फुल फॉर्म देखिए, ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटाट। नहीं याद रहे तब भी कोई नहीं, एक बार के लिए दिमाग में रखिएगा, ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटाट। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आप बिल्डिंग्स वगैरह आप बनाएंगे उसमें जो है कार्बन का एमिशन कम से कम हो, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। तो मैं आपको बताऊं कि भारत में जो हमारी एजेंसी है जिसका नाम है BEE, BEE है ना, हाँ। तो जो भारत की एजेंसी है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, तो वहाँ इसके द्वारा प्लस एक स्विट्ज़रलैंड की एजेंसी है, स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट एजेंसी है, उसके द्वारा जो है इसको आयोजित किया गया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, आंगन नाम है इसका। तो ये किससे संबंधित है? पहली चीज़ तो ये पता हो कि ये जो है जितने भी बिल्डिंग्स आप बनाएंगे उसमें ज़ीरो कार्बन एमिशन हो, उससे संबंधित ये है कि भाई एनर्जी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो भारत की कौन सी संस्था है जिसने पार्टिसिपेट किया है? तो हमारी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एजेंसी है BEE, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। उसके अलावा जो स्विट्ज़रलैंड की एजेंसी है एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट एजेंसी है, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो देखिए मैं एक चीज़ और बताऊं कि भारत और स्विट्ज़रलैंड जो है इंडो स्विस एग्रीमेंट एक हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हम एनर्जी एफिशिएंसी के क्षेत्र में जो है पर्यावरण को बचाने के क्षेत्र में, एनर्जी एफिशिएंसी के क्षेत्र में कार्य करेंगे। तो इसी के तहत इस सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि ये जो आंगन 2020 अभी आयोजित किया गया सम्मेलन, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था इमारतों में शून्य कार्बन परिवर्तन, इमारतों में शून्य कार्बन परिवर्तन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की यानी कि पब्लिक एक एंटरप्राइज है, कंपनी है जिसको कि महारत्न CPE का दर्जा दिया गया है, नाम है उसका REC। तो REC जो है उसको जो है महारत्न CPSE का दर्जा जो है वो दिया गया है। फिर देखिए टोक्यो ओलंपिक चैंपियन में जो डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं वो कौन बने हैं? तो देखिए ओलंपिक की बात है तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा का नाम ध्यान रखिएगा। फिर देखिए एक अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया है। अभ्यास का नाम है काकाडू। नाम क्या है? ये ड में ऊ की मात्रा है, काकाडू अभ्यास है और ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया गया और इसमें भारत ने जो है, ये ऑस्ट्रेलिया हमेशा इसको आयोजित करता है और भारत ने भी इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए आप, सबसे पहले ये आंगन 2022 कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि मेकिंग द ज़ीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स बनाने में हम बिल्कुल ज़ीरो कार्बन एमिशन करेंगे। ये आंगन 2022 कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लेवर कप के बारे में, और लेवर कप जो है आपका ये जो है यूरोपियन सिटी और वर्ल्ड सिटी जो है यूरोप की कंट्रीज़ और प्लस जो वर्सेस के अंदर पूरे देश की कंट्रीज़, उनके बीच में इसको आयोजित किया जाता है। फिर यहाँ पर आप देखिए ये है काकाडू अभ्यास, यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्विन ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस अभ्यास को आयोजित किया जाता है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा, यहाँ नाम पढ़िए रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा, और भारतीय नेवी भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इंडियन नेवी पार्टिसिपेट इन काकाडू होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था, यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट कमिश्नर है उनका नाम है वोल्कर टर्क, उनको बनाया गया है, ये भी मैंने पढ़ा दिया था। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का जो वीडियो है जिसके के अंदर हमने सामान्य जो चीज़ें हैं उनको पढ़ा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में काफ़ी सारी खबरें हैं, बार बार रटिएगा इसको, आपके एग्जाम्स में से डेफिनेटली क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ सकते हैं। और तो देखिए पूछेगा क्या वो करंट के नाम पे, और ऐसा क्या पूछ लेगा? यही चीज़ें तो है जो करंट में दिख रही हैं वही पूछेगा। और कई लोग पूछते हैं कि SSC के लिए पढ़ें, बैंक के लिए पढ़ें। अरे भाई जहाँ आपके करंट अफेयर्स आते हैं ना वहाँ ये मैगजीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रादेशिक परिदृश्य को छोड़ दीजिए, बाकी सब करंट अफेयर्स है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना
पढ़ना है। आप कहीं से भी पढ़िए, वो आपको आप देखिए कहीं ये जितने भी मैगज़ीन्स कोचिंग वाले या कहीं पर भी, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही, लेकिन वो जो भी मैगज़ीन निकालते हैं, वो किसी न किसी मैगज़ीन को आधार मान कर के ही चीज़ें उसमें से निकालते हैं। सब लोग न्यूज़पेपर फ़ॉलो करते होंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो और किसी की बहुत अच्छी अगर करंट अफ़ेयर्स है, तो वो फिर क्या है कि उनकी पूरी एक टीम होती है जो कि न्यूज़पेपर खंगालते हैं, कई सारी चीज़ों से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ आपको अगर एक मैगज़ीन बहुत ही अफ़ोर्डेबल प्राइस में मिल रही है और बहुत ही कम पन्नों में आपको जो है करंट अफ़ेयर्स कवर हो रहे हैं और प्लस क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। मज़े की बात ये है कि क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, तो आप उसको पढ़िए। आप क्यों इधर-उधर चीज़ों में देखते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। और आपकी फिर देखिए, मैं इसको जल्दी ही बताऊँगी, अपने चैनल पे जो है इसको अपलोड कर दूँगी और आप खरीदिए ज़रूर से इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, फिर राष्ट्रीय, और जल्दी ही इस मैगज़ीन को कवर कर देंगे, आपके एग्ज़ाम से पहले हो जाएगी। तो आप पढ़िए इसको और जो भी आपके कमेंट्स हो वो ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।